हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक 4 तक हमारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और उसके बाद अब आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आए हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज के अंदर आ जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अगर ऑपरेटर्स ढंग से पढ़ा है तो आई होप आप खुद से भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ हम एंड तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ जिनके लिए कंटेंट हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन जावा। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे क्या होगी। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या है, 5 + 2 इक्वल्स टू 7 एम्परसेंट 4 ग्रेटर देन 3। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंस भी देखनी पड़ सकती है और एसोसिएटिविटी भी देखनी पड़ सकती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं, सबसे पहले अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो यहाँ पे क्या है, प्लस, ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल इक्वल्स है और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एम्परसेंट। एम्परसेंट कौन सा ऑपरेटर है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है कि इनकी प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी की मतलब सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो हम चाहते हैं हमारी टेबल पे ऑपरेटर और प्रेसिडेंस वाली टेबल थी हमारी, इसमें हमने देखे अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास आ रहे। तो देखो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी आ रही है, अर्थमेटिक की, उसके बाद रिलेशनल की और लॉजिकल की। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो सबसे एंड में सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद अगर रिलेशनल ऑपरेटर आता है तो उसके अंदर ग्रेटर देन वाले जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है आपकी इक्वालिटी ऑपरेटर से। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर फिर आपका सॉल्व होगा और फिर इक्वालिटी ऑपरेटर सॉल्व होगा और लास्ट में आपका लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्सप्रेशन को कैसे लिख लेते हैं। हमने क्या बोला, देखो 5 + 2 जो है वो पहले सॉल्व होगा, इक्वल 7। ये लॉजिकल ऑपरेटर तो सबसे एंड में सॉल्व होगा और 4 ग्रेटर देन 3 भी जो है वो इक्वल वाले से पहले सॉल्व होगा, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर आपकी इक्वालिटी ऑपरेटर से पहले सॉल्व होता है। तो 5 + 2 तो क्या हो जाएगा, 7, इक्वल टू 7, फिर बचा एम्परसेंट एंड 4 ग्रेटर देन 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्व हो जाएगा, इस 4 इज ग्रेटर देन 3 ये बूलियन में रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, यस इट इज ट्रू। 7, अब इसके बाद आपके पास दो ऑपरेटर्स बचते हैं, एक तो लॉजिकल ऑपरेटर और एक रिलेशनल ऑपरेटर। इन दोनों की प्रेसिडेंस में से इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो 7 इक्वल टू 7 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, दोनों वैल्यूज इक्वल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन ए। बट सी ये तो हमने ठीक है अभी करा, देखिए क्योंकि जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं तब हमारे पास आईडी या हमारे पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता जिसपे कि आप प्रोग्राम रन करके देख लें। बट स्टिल अभी हमारे पास फैसिलिटी है ये कि हम एक बार चेक करके वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया क्या वो आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक टास्क ले लेते हैं, या मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है। यहाँ पे देखिए हम लेते हैं बूलियन में एक वेरिएबल c और इसमें जो हमको एक्सप्रेशन दे रखा है हम उसको सॉल्व करते हैं। 5 + 2 इक्वल्स 7, ठीक है, इसके बाद क्या था, एम्परसेंट 4 ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमको वैल्यू चाहिए कि c की वैल्यू क्या आ रही है ना। तो इसको रन करके देखते हैं वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आंसर ट्रू आना चाहिए। अब हम इसको एक बार प्रोग्राम में रन करके भी देख लेते हैं कि जो हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया, जो हमने प्रेसिडेंस को देखा उससे आंसर क्या आ रहा है। देखिए इसका आंसर भी क्या आ रहा है, ट्रू, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा था इवैल्यूएशन पे, ट्रू। तो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आज हम 20+ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा और भी क्वेश्चन देखेंगे और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल नॉट इन जावा। ठीक है, लॉजिकल नॉट के लिए क्या होता है, देखो ये तो क्या होता है आपका लॉजिकल एंड होता है, ये लॉजिकल और होता है। ये वाला ऑपरेटर हमने देखा था, ये ऑपरेटर क्या होता है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट कौन सा होता है आपका, ये वाला। इसका मतलब क्या है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ट्रू है तो वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या हो जाएगी,
ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 3 इन जावा। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, यह भी हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट पढ़ा था। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, बिटवाइज और। तो बिटवाइज और कैसे सॉल्व होगा आपका, 5 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 101, और 3 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है 011। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये बहुत टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे। कैसे 5 जैसे 0 से 9 की जो वैल्यूज हैं वो तो आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएंगे कि क्या वैल्यूज होती हैं डेसिमल की बाइनरी में। इस पे हमें क्या परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना है। और का मतलब क्या है, अगर कोई भी एक बिट 1 है तो दूसरी बिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो एक दोनों ही 1 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। 0 1 पे क्या आ जाएगा आंसर 1 ही आ जाएगा, और 1 0 पे भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, ये तो आपका बाइनरी में है, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7, क्योंकि हमसे डेसिमल में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। तो इसको भी करके देखते हैं। मैं एक ही टास्क में आपको सारे परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 5 को बिटवाइज और करना है 3 के साथ। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या आता है। हमारा आंसर आ रहा है 7। देखते हैं कंपाइल करके आंसर 7 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देखिए आंसर 7 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। हमने जो इवैल्यूएशन किया वो हमारा सही था, और जो हमने सीखा वो हमने बिल्कुल सही सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द बिटवाइज एक्सॉर। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बिटवाइज एक्सॉर इन जावा। तो बिटवाइज एक्सॉर का हमने देखा था क्या होता है ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, लास्ट ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये कौन सा ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, जो भी ऑपरेंड 1 है उसको लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 की कितनी पावर से, जितनी बिट्स आपको शिफ्ट करनी है। इसका मतलब क्या है, 3 को आपको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे 2 पावर 2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन डी। करके देखते हैं हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, यहीं पे करके देख लेते हैं इसको। ये जस्ट आप अलग अलग प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा हमारा फास्ट रहा एग्जीक्यूशन इसलिए मैं इसी प्रोग्राम में आपको सारे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। हमको क्या करना है, 3 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम, मतलब 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसका मतलब 3 को किससे करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 2 पावर, कितनी पावर से, जितनी बिट्स आपको शिफ्ट करने के लिए दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 12। तो देखो ये आ गया आंसर 12। ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है, 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यही देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू, लॉजिकल और फॉल्स। ये देखो ये लॉजिकल और है। ठीक है, लॉजिकल और क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो हम उसको ट्रू कर देंगे। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सपोज आपका इवनिंग टाइम है और इवनिंग टाइम में आप कह रहे हैं कि अगर टी है तो भी चलेगा, कॉफी है तो भी चलेगा, यानी कि कोई भी एक चीज है तो भी आपको वो चीज आपको यू आर ओके विद दैट। तो इसका मतलब अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो ये हमने देखा था जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ मैं लिखना चाहूँ, सॉरी लेफ्ट, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके लिखना चाहती हूँ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट हमको यहाँ से मिल रहा है, तो इन दोनों को कौन के, देखो अभी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये भी इसको आंसर सही क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो आप इस स्टेटमेंट को बंद कीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए। लेकिन हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, अच्छा इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में,
देखिए एरर सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो कि आप इस वाले जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को कॉन्केटिनेट कर रहे हो किसके साथ, आपके मैसेज के साथ। तो इसके लिए आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम बहुत सारे इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इससे काफी आपको क्लैरिटी हो जाएगी और जावा के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जावा के अंदर दिक्कत आती है जब वो क्वेश्चंस करने सॉल्व बैठते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है हमारे साथ, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, जितने टास्क मैंने दिए थे अगर वो आपने परफॉर्म कर लिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली ऑपरेटर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 4 × 2 + 3। तो दोनों ही ऑपरेटर्स क्या हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एक तो इनटू है और एक प्लस है। अब इन दोनों में तो हमें पता है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई की। तो आंसर क्या आएगा, 4 × 2 इज 8 एंड 8 + 3 इज 11। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा और फिर आपका एडिशन सॉल्व होगा। तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 11। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ऑप्शन बी। करके देख लेते हैं इसको भी सॉल्व, 4 × 2 + 3। देखिए यहाँ करके देखते हैं इसे, 4 × 2 + 3 क्या आंसर आता है। आंसर हमारा आ रहा है 11। प्रोग्राम में चेक करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है प्रोग्राम में भी 11, तो हमारा सही है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन जावा। क्या क्या ऑपरेटर्स दे रखे हैं, कैप ऑपरेटर दे रखा है, कैप ऑपरेटर विथ एस्ट्रिक सिंबल दे रखा है और डबल एस्ट्रिक सिंबल दे रखा है। और एक ऑप्शन क्या दे रखा है, जावा हैज नो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बट यूजेस द स्टैटिक मेथड java.lang मेथड, java.lang.math.power मेथड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर कोई भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं होता। अगर आपको एक्सपोनेंशियल परफॉर्म करना है तो जावा की एक क्लास है मैथ, उसका हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, पावर, जिसके अंदर आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा आपको 3⁻², या 4,2 लिखेंगे तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा 4,2। पावर आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, अगर आप 3,3 देंगे तो क्या कैलकुलेट करके देगा 3,3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो 9 mod 4, मोड क्या होता है, रिमाइंडर बताता है। तो अगर 9 को आप 4 से करेंगे डिवाइड तो क्या होगा, 4 2 8 होता है आपका। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1। अब 1 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 1। और ये आंसर आपका किसका होता है, 9 मॉडुलस 4 का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप करके भी देख सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये बहुत स्मॉल प्रोग्राम्स है, लेकिन जब ये एग्जाम्स में आते हैं तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। नोट 4 अगर हम करके देखें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। देखते हैं आंसर 1 आ रहा है या नहीं। इसको हम थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखिए आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिटवाइज ऑपरेटर इन जावा। देखो बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें, हमने कौन कौन से देखे थे, एक तो एम्परसेंड देखा था, एक और देखा था बिटवाइज और, फिर हमने कौन सा देखा था, एक्सक्लूसिव और देखा था, फिर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखा था, लेफ्ट शिफ्ट देखा था, राइट शिफ्ट देखा था, सॉरी ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट देखा था, और कौन सा देखा था, एक हमने देखा था लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, देखिए अब इन ऑपरेटर्स में से आप देखिए, ये वाला तो आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, ये तीनों बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं है। ये तीनों कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर बिटवाइज नॉट। देखो बिटवाइज नॉट के लिए का मतलब क्या हो गया, बिटवाइज नॉट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। अगर हम लॉजिकल नॉट देख रहे थे तो उसमें हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। बिटवाइज नॉट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, दिस वन, दिस टिल्डा ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से क्वेश्चन नंबर्स हो गए हमारे, 11 एंड 12। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 एंड 12। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 XOR 3। देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, अभी हमने देखा ये क्या होता है आपका बिटवाइज एक्सॉर होता है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 5 का बाइनरी क्या होता है 1 0 1 और 3 का बाइनरी होता है आपका 0 1 1। हमारा जो एक्सॉर ऑपरेटर होता है वो इनइक्वालिटी ऑपरेटर होता है, यानी कि अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा 0। दोनों बिट्स सेम है तो आंसर क्या आएगा 0।
दोनों बिट्स डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। इसमें भी दोनों बिट डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 के केस में आंसर आएगा 0, ठीक है। 0 1 के केस में आंसर 1, 1 0 के केस में भी आंसर 1 और 1 1 के केस में भी आंसर 0। तो देखो इनइक्वालिटी ऑपरेटर बताता है बेसिकली। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1 0। तो क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 1 0 जो होता है आपका 6 का होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 2 पावर 0, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2। तो 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 6। तो 6 इज दी करेक्ट आंसर। ये अभी हमने करके भी देखा था जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आप इसको करके देखिए 5 XOR 3, 5 XOR 3 करने पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। एग्जाम में आपके पास कोई आईडी नहीं होगा, कोई लैपटॉप नहीं होगा जिस पे आप इन्हें एग्जीक्यूट करके देख सके। तो कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत जरूरी है और उसी के बेसिस पे आप आंसर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि एंड परफॉर्म करने के लिए ये यूज होता है एम्परसेंड, बट अगर सिंगल एम्परसेंड यूज करते हो तो वो होता है आपका बिटवाइज एंड, और अगर आप डबल एम्परसेंड यूज करते हो तो वो होता है आपका लॉजिकल एंड। तो आपका क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है टू परफॉर्म द लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं ऑपरेटर, दिस वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3। तो इसको क्या करना है, ऑपरेंड 1 क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की कितनी पावर से, कितने बिट शिफ्ट करने 3, तो 2 की पावर 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा 8। अब देखो इसमें बच्चे कई बार क्या गलती कर देते हैं, इसको 1 into 3 कर देते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें लगता है कि अच्छा 1 को ही तो लेफ्ट शिफ्ट करना है तो कितनी भी बार लेफ्ट शिफ्ट करो आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है। 1 को आपको रखना है एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है 2 की कितनी पावर से, जितनी भी बिट्स आपको शिफ्ट करनी है। तो 1 into 2 पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम करके भी देख लेते हैं इसको एक बार। अगर हम यहाँ करें 1, ठीक है, हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। एक सेकेंड में वापस एक बार देख लेते हो, लेफ्ट शिफ्ट ही है ये, हाँ ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हमारा आंसर 8 आ रहा है, चेक करते हैं आंसर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और हमने भी हमारे जो फॉर्मूले से करके देखा उससे भी हमारा आंसर 8 आ रहा है, यानी कि इट इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो 6 + 3 × 2। अब देखा जाए तो प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की जो है पावर ज्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ब्रैकेट भी दे रखा है। तो ब्रैकेट जो है उसकी पावर क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी सबसे पहले सॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है 6 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और फिर 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देखें अगर हम, तो क्या है, इसको आपको जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे 6 + 3 आपको दे रखा है ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको 2, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 18 आ गया, ये हमारा आंसर आ रहा था। तो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है पहले उसको आप इवेल्युएट करोगे और उसके बाद आप फिर बाहर वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये है क्वेश्चन नंबर 18। पहले 17 देखते हैं। 17 में x, y और z की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और x की वैल्यू इसने फिर इवेल्युएट की है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0 और z की वैल्यू भी है 0, ठीक है। और x को इसने कैसे इवेल्युएट किया है, प्लस प्लस x, ठीक है, प्लस y माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय विथ z प्लस प्लस, ठीक है। देखो सबसे पहले जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं आपके पास, देखो इसके अंदर क्या क्या गिवन है, ब्रैकेट गिवन है, यूनरी ऑपरेटर्स गिवन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे हाईएस्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो होती है ब्रैकेट की। तो अगर आप ब्रैकेट को देखें तो ब्रैकेट में क्या गिवन है, प्लस प्लस एक्स प्लस y माइनस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी और फिर असाइन होगी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा।
प्लस y माइनस माइनस है यानी कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले y की वैल्यू असाइन होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हो जाएगी असाइन 0 और उसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1। बट ये आपके एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट था तो पहले y की वैल्यू इसने एक्सप्रेशन के अंदर असाइन करी और फिर y की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया। तो 1 + 0 तो हो गया 1, मल्टीप्लाई बाय विथ z प्लस प्लस। तो देखो मल्टीप्लाई और प्लस प्लस में आपका पहले कौन सा सॉल्व होगा, z प्लस प्लस सॉल्व होगा, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर से ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू z प्लस प्लस को आप क्या कहोगे कि पहले 0 की वैल्यू असाइन होगी, यानी z की वैल्यू असाइन होगी और फिर z में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि z में अब वैल्यू कितनी हो गई 1। बट इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए 0, तो हमारा आंसर तो आना चाहिए 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमने जो इवेल्युएट किया है वो सही है या नहीं, या कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार हम हटा लेते हैं सारी वैल्यूज को और यहाँ पे हम एक इंट x की वैल्यू भी आपको 0 दे रखी है, ठीक है, y की वैल्यू भी 0 दे रखी है और z की वैल्यू भी दे रखी है 0। x के अंदर आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, x के अंदर ब्रैकेट में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो प्लस प्लस x प्लस y माइनस माइनस और इसको आप मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हो किससे, z प्लस प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रही है, x की वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं क्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने आई थिंक x के अंदर इसको इवेल्युएट किया। यस, लेट्स सी कि हमने हमारा आंसर 0 आ रहा है, क्या इसका आंसर भी 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो देखो इसका आंसर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो इवेल्युएशन था वो बिल्कुल ठीक था। अब मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो प्री इंक्रीमेंट था तो इसने क्या करा, पहले x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और फिर x की वैल्यू असाइन करी, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गई 1। लेकिन y के अंदर क्या था, पोस्ट डिक्रीमेंट था, तो पहले y की वैल्यू एक्सप्रेशन में असाइन हुई, तो y की वैल्यू क्या थी 0, वो असाइन हुई और y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट होके -1। तो ये तो आगे हमारा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी, तो 1 + 0 करोगे तो 1, क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कराना है मेरे को z प्लस प्लस से, z की वैल्यू क्या है 0 और इस पे क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने बोला था क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होगी, तो z की जो भी वैल्यू हो पहले वो असाइन हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई और फिर z में इंक्रीमेंट होके क्या हो गई वैल्यू 1, ठीक है। 1 × 0 क्या होता है 0, तो x की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं x की वैल्यू तो हमने प्रिंट करवाई थी, अगर हम y और z की वैल्यू प्रिंट करवाएं तो हमारी वैल्यूज क्या आती हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मुझे y की वैल्यू और z की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो देखते हैं क्या आंसर आता है। y की वैल्यू हमारी -1 आनी चाहिए और z की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो y की वैल्यू -1 आ रही है और z की वैल्यू 1 आ रही है। तो देखो इसमें y में डिक्रीमेंट भी हुआ और z में इंक्रीमेंट भी हुआ, बट क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट था तो पहले जो भी इनिशियल जो इनकी प्रीवियस वैल्यू थी वो एक्सप्रेशन के अंदर असाइन हुई और उसके बाद फिर ये जो ऑपरेशन हैं ये परफॉर्म किए गए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंट प्लस प्लस a इज इक्वल टू 100 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस प्लस a। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर में ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 100, 101, कंपाइलर एरर एंड नन। तो आप यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कह रहा है, ये इंट प्लस प्लस a। हमने जब आइडेंटिफायर के रूल्स देखे थे, वेरिएबल्स के रूल देखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, आपका जो नंबर है वो हमेशा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्पेशल सिंबल यूज करते हो तो कौन कौन से यूज कर सकते हो, डॉलर एंड अंडरस्कोर। जबकि यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, प्लस प्लस a। तो प्लस प्लस तो आप यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपके वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन में तो यहीं पे क्या कर देगा, कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है, कि आपने जो ये दिया है वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। एक कोड दे रखा है, उस कोड का हमें आंसर बताना है। कोड क्या दे रखा है, एक क्लास बनाई है इन्होंने नंबर्स नाम से, जिसके अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिसमें a की वैल्यू दी है 20, b की वैल्यू दी है 10। सबसे पहले ये वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू कितनी है 10। If a is less than b, ampersand means logical and b plus plus is less than 25.
तो हमें क्या प्रिंट करना है, दिस इज एनी लैंग्वेज लॉजिक, ठीक है। अदरवाइज हमको इफ से बाहर आके जो भी हमारा नॉर्मल फ्लो है वो हमें प्रिंट करना है। तो अब अगर आप इफ के अंदर कंडीशन देखो, इफ के अंदर ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाले जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 20 लेस देन 10, ए और बी की वैल्यूज मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। और बी के अंदर क्या कर दे रहा है, प्लस प्लस लेस देन 25। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इसने जैसे फर्स्ट कंडीशन चेक करी, इस 20 लेस देन 10, तो 20 लेस देन 10 तो फॉल्स हो गया। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हुई एम्परसेंड के अंदर, तो वो दूसरी स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट क्या कर देगा, क्योंकि लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, फर्स्ट कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई, तो वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, यानी कि उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और डायरेक्ट क्या बता देगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो उस केस में क्या करेगा, ये इफ लूप के अंदर नहीं, इफ लूप नहीं सॉरी इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा और डायरेक्ट आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 लेस देन 10 क्या हो गया आपका, यहाँ आप देखिए 20 लेस देन 10 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो उस केस में वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि बी के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा और डायरेक्ट यहाँ पे आपका कंट्रोल यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली क्या कर देगा, बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू थी 10, तो 10 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर ये ट्रू होती कंडीशन, चलो ये मैं आपको करके बताती हूँ सॉल्व, तब आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है 20 एंड 10, यहीं पे करके देखते हैं इसको। ए की वैल्यू दे रखी है 20 और बी की वैल्यू दे रखी है 10। पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है हम उसको एज इट इज लिखते हैं। इफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में लिखिए इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, एंड बी प्लस प्लस इज लेस देन, नहीं सॉरी इज ग्रेटर देन 25, आई थिंक ग्रेटर ही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, सॉरी लेस देन है, ठीक है। बी प्लस प्लस इज लेस देन 25, तब तो ये क्या प्रिंट करा दे, दिस इज एनी प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। और इसके बाद इफ से एंड हो जाए और उसके बाद क्या प्रिंट करा दे, जो भी बी की वैल्यू आ रही है वो बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दें, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज था प्रोग्राम। हमारे इस प्रोग्राम के इवैल्यूएशन पे हमने देखा हमारा आंसर 10 आना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है पहले, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें और केसेस को थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए बी की वैल्यू अभी 10 आ रही है। 10 क्यों आई, क्योंकि जब इसने a लेस देन बी चेक करा तो इसको क्या पता चला कि 20 लेस देन 10, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होते ही क्या करेगा, वो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि एंड के केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको फॉल्स रिटर्न करके बाहर आ जाता है, ठीक है, कंडीशन से। अब सपोज अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, अच्छा हाँ, तो ये देखो बाहर आ गया, तो इसने क्या करा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करा, इसलिए बी के अंदर कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो बी की जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज ही रही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं और यहाँ पे हम b प्लस प्लस जो है उसको कर देते हैं कितना, b प्लस प्लस इज लेस देन 25 नहीं करके इसको हम कर देते हैं लेस देन 9, ठीक है। अब इसको एक बार वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। अब देखिए अब आंसर 11 आ रहा है। तो अब 11 क्यों आया, क्योंकि देखो इसने सबसे पहले चेक किया a लेस देन b, a लेस देन b मीन्स 5 लेस देन 10, तो 5 लेस देन 10 तो क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर इसने देखा कि लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो लॉजिकल एंड ने क्या देखा कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो क्या कर देगा, एक वैल्यू अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो अब वो क्या करेगा, सेकंड वैल्यू को भी चेक करेगा कि क्या सेकंड वैल्यू भी ट्रू है। तो सेकंड वैल्यू अब यहाँ पे इसने चेक करी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ट्रू थी इसलिए इसने क्या करा, जो सेकंड कंडीशन है उसको भी चेक किया। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, b प्लस प्लस, तो b की वैल्यू सबसे पहले तो क्या हो रही होगी, यहाँ पे असाइन हो रही होगी, तो यहाँ चेक हो रहा होगा कि 10 जो है क्या लेस देन 9 है, लेकिन 10 लेस देन 9 नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए इफ स्टेटमेंट में तो नहीं गया, लेकिन b प्लस प्लस होने की वजह से क्या हो गया, b के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह लगाएं और, ठीक है, और के अंदर देखते हैं हम क्या होता है, और के अंदर हम देखते हैं कि b की वैल्यू क्या आ रही है। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी तीन केसेस हमने यहाँ देख लिया। देखो अब इस केस में जो है ए बी की वैल्यू
10 ही आ रही है, यानी कि और ने क्या चेक किया, और के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कोई कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 5 लेस देन 10 हो गया था, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो और क्या कहता है, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब मेरा आंसर ट्रू ही आना है, तो आप दूसरी कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, कंपाइलर पे जाएं, कंपाइलर क्या करेगा, डायरेक्टली इफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम ए की जगह लिख देते 20, और उस केस में हम देखते फिर क्या होता, उस केस में हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी आती है। देखो b की वैल्यू आई 11। अब 11 क्यों आई, 20 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हुई, तो और ने देखा कि भाई फर्स्ट कंडीशन तो मेरी फॉल्स आ गई, तो अब मुझे सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या पता सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए, तो वो सेकंड कंडीशन को भी उस केस में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा तो b के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा और b की वैल्यू 10 से अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 11। तो यहाँ पे देखो ये इस बात समझने की बहुत जरूरत है कि अगर हम लॉजिकल एंड देखते हैं, अगर लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देता है। जबकि अगर हम और की बात करें, और के अंदर अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो सेकंड कंडीशन को नहीं चेक करेगा, ठीक है, और डायरेक्ट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। लेकिन अगर इसके अंदर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। और लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि अगर वो ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर फॉल्स है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे केस में आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि a लेस देन b था तो 20 लेस देन 10 कंडीशन फर्स्ट ही फॉल्स हो गई, तो इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इफ को, क्योंकि यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, अलग अलग केसेस बना के देखिए, तो आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा और आप काफी सारे केसेस इसमें कवर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 क्वेश्चन तो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें 20 प्लस क्वेश्चन है। आई डोंट नो मैंने कितने क्वेश्चन लिखे थे, बट हाँ मुझे इतना पता था कि 20 से ज्यादा ही है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 20 है और ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो पहले 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर एस्केप कोड विच इज नॉट अवेलेबल इन जावा। तो हमने कुछ एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंसेस देखे थे, उसमें से ये कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि एस्केप कैरेक्टर यूज नहीं होता। देखो /t आपका टैब के लिए यूज होता है, /r आपका कैरिज रिटर्न के लिए यूज होता है, ये आपका इस जो आपका बैकस्लैश है उसको यूज करने के लिए यूज होता है, और ये वर्टिकल एस्केपिंग के लिए यूज होता है। /a जो है वो कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इफ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + 1 + 1 + 1, अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है आपके पास, एक ऑपरेटर तो है अर्थमेटिक और एक है आपके पास लॉजिकल। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर के केस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, आपकी अर्थमेटिक की। तो पहले क्या सॉल्व होगा, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक सॉल्व होगा तो पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये कितनी बार 1 को प्लस करा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, फिर आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल टू, ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर इवेल्युएट होगा। तो 5 = 5 क्या होता है आपका, ट्रू होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन इसको भी अगर आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये हटाते हैं हमारा ये वाला स्निपेट कोड का, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है क्या वो सही है या नहीं। 5 टाइम्स ये प्रिंट ऐड हो रहा है और फिर इसको आप कंपेयर करा रहे हो और यहाँ पे प्रिंट कराना है आपको या तो ट्रू, अगर ये चीज ट्रू होती है तो, एल्स हमको क्या प्रिंट कराना है, एल्स हमको प्रिंट कराना है कि अगर ये ट्रू नहीं होती तो इसको रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए ट्रू आया, क्यों, क्योंकि पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व हुआ होगा और फिर इसने इसको कंपैरिजन किया होगा 5 के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 था, अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 22। ठीक है,
22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ नंबर x इज बिटवीन 1 to 100 और द नंबर इज नेगेटिव। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है और, तो और के लिए तो हमको यूज करना होता है लॉजिकल और, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, इसके अंदर दो कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर इज नेगेटिव, तो x जो है या तो नेगेटिव कब हो सकता है, जब x लेस देन 0, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ रहा है कि x जो है बिटवीन 1 to 100 होना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो हमको इसको लिखना है कि हम जावा के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रोग्राम, इस एक्सप्रेशन को हम जावा के अंदर कैसे लिखेंगे। तो देखो क्या हम जावा के अंदर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते। आप इसको कैसे लिखेंगे, x जो है लेस देन होना चाहिए 100 से, ठीक है, एंड x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताएगा, जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 1 to 100। और दूसरा क्या कह रहे हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर, क्योंकि और लिखा है यानी कि लॉजिकल और लगाना है, या फिर जो नंबर है वो नेगेटिव हो। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, x लेस देन 0। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 100 और x इज लेस देन 0। तो देखा जाए तो अगर हम इसको सिंपली रीड करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये सही है, लेकिन अगर हमें प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स में लिखना है तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो यहाँ क्या कह रहा है, x इज लेस देन 100 एंड x इज ग्रेटर देन 1, तो यही हमें चाहिए था, तो ये तो सही आ रहा है। और x इज लेस देन 0, तो ये हमको दूसरी क्या कंडीशन चाहिए, या तो 1 से 100 के बीच में हो या नंबर नेगेटिव हो। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके अंदर भी आप देखिए एक्सप्रेशंस बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल और की जगह क्या लगा दिया है, लॉजिकल एंड। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर आपका 1 से 100 के बीच में भी होना चाहिए और नंबर आपका नेगेटिव भी होना चाहिए, जबकि ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकती। हमसे और पूछा गया था, इसलिए हमको क्या यूज करना है, पाइपलाइन ऑपरेटर, ठीक है। लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखो तो उसमें भी आपके पाइपलाइन ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, ब्रैकेट सब प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप इक्वेशन को नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रॉपर ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज करने होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, इसने सबसे पहले करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स को इक्वल इक्वल, डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक स्पेस दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में ए, फिर इस पे क्या लगाया, इसने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया इक्वल वाला, फिर डबल कोट्स ए, फिर यहाँ पे एक स्पेस दिया है और फिर यहाँ पे मैसेज को प्रिंट किया है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो सिंपल क्या, और एक मैसेज को प्रिंट करा है, तो लास्ट में तो मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू ए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर वाले में क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि क्या ये डबल कोट्स इस डबल कोट के इक्वल है, तो यस दिस इज ऑल्सो, दिस टू इज आर इक्वल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर आपने लगाया है, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर आपने लगाया है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। इसके बाद एक स्पेस आ जाएगा, उसके बाद आप क्या चेक कर रहे हो, ए जो है क्या वो ए जो है ए के इक्वल है, तो यस ए यहाँ पे देखो, वैसे जनरली जो होता है स्ट्रिंग्स के लिए आप डॉट इक्वल्स वाला मेथड यूज करते हो, बट यहाँ पे क्योंकि ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है कि आपके जो दोनों स्ट्रिंग्स है वो क्या सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। इसके बाद वापस से क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका, ट्रू स्पेस और फिर ए इक्वल टू ए, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। इसको आप, मैं चाहती हूँ कि इसको आप खुद से एग्जीक्यूट करके देखिए और आप देखिए कि आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर रेफरेंस डिफरेंट हो जाते हैं तो इसका आंसर फॉल्स भी आ जाता है। मैंने इसको जब एग्जीक्यूट करके देखा था तो मेरा आंसर यही आ रहा था, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में करके एग्जीक्यूट करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर इसका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 42। देखिए मैं डायरेक्ट आपको कोड ही बता रही हूँ, क्योंकि ये तो जो है फॉर्मेलिटीज है जो आप यूज करते हो जावा की प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैं सिंपली कोड स्निपेट ही आपको बता रही हूँ कि क्या आपको करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 42, और बी की वैल्यू दे रखी है 42.25। देखो यहाँ पे डबल में था इसलिए 42.25 लिख दिया, अगर इसको फ्लोट में लिखते, अगर हम इसको फ्लोट में ऐसे लिखते 42.25 तो एरर आ जाती, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है एफ। बिना एफ के क्या समझता है, ये वैल्यू डबल है, यानी कि आप एक बड़े कंटेनर की वैल्यू छोटे कंटेनर में फिक्स करना चाह रहे हो, तो वो फिर एरर जनरेट कर देता। तो एरर को रिमूव करने के लिए अगर फ्लोट में आप यूज करते तो इसको लिखते विथ एफ, ओके।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसने क्या करा है, a mod 10 यानी कि 42 mod 10 प्लस यहाँ पे एक स्पेस देके मैसेज को फॉर्मेटिंग के लिए, और b mod 10 का मतलब क्या हो गया 42.25 mod 10। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जावा के अंदर चाहे आप मॉड्यूलस ऑपरेटर आप इंटीजर पे भी लगा सकते हो और मॉड्यूलस ऑपरेटर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे भी लगा सकते हो, दोनों ही केस में वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो इस केस में तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा रिमाइंडर 42.5 को अगर मोड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है, क्योंकि 10 4 जा 40 तो पूरा पूरा चला जाएगा, 42.25 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2.5, तो यहाँ तो 2.5 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। जबकि आप अगर 42 को मॉड करोगे 10 से तो 10 4 जा 40 पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ 2, तो 2 और 2.5 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ये आपका जावा के अंदर अलाउ होता है, लेकिन अगर आप बात करें सी और सी प्लस प्लस की, तो उसके अंदर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है दैट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन इंटीजर टाइप। सी और सी प्लस प्लस में मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर टाइप पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन जावा के अंदर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी आप रन करके देखिएगा, मैंने काफी सारे तो रन करके बता दिए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम लेना है, उस प्रोग्राम को आपके कोड स्निपेट तो यहाँ पे दे ही रखा है, इस कोड को एज इट इज आपके इंटेलिजेंट आइडिया में रन करके देखिए और देखिए कि क्या आंसर आपका भी सेम आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपको दे रखा है। देखो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों ही चीजें सही है, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें चाहे इस तरीके से, दोनों का ही सेम आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है बट मीनिंग दोनों का सेम होता है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, ठीक है, और x जो है इनटू करके दे रखा है 3 + 7, यानी कि एक तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया गया है और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया गया है। अब अगर हम चाहें हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेबल की हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, और जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको इस टेबल को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो एक तो हमें दे रखा है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर, एक हमें दे रखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो उस केस में आपका सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू इक्वल टू 3 + 7 कितना हो गया 10, और x इंटू इक्वल टू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 विच इज 50। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते तो अगर आप इसको यहीं पे डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू x इंटू 3 + 7, तो उस केस में क्या होता है 5 हो जाती है x की वैल्यू, तो क्या हो जाता है 5 3 = 15 + 7, आंसर क्या आ जाता है आपका 22। बट ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पहले आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो होता है इसको आप इसको एज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही ट्रीट करेंगे और पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे और फिर उस पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। इस वाले को चलो करके देख लेते हैं एक बार, तो हमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं। इंट x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5, ठीक है, x में आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगाना है मल्टीप्लाई इक्वल टू और 3 प्लस क्या करना है 7, और फिर हमें प्रिंट करनी है इसकी वैल्यू। एग्जीक्यूट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारा आंसर आ रहा है 50, हम देखते हैं इसमें आंसर 50 आ रहा है या 22 आ रहा है, तो हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो आंसर क्या आ रहा है 50, इसका मतलब इसको आपको एज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की फॉर्म में दे रखा है तो इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही ट्रीट करना है, और उस केस में क्या होगा पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा और फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार हम देख लेते हैं। हमने 23 के बाद ये हो गया हमारा 24, ठीक है, 24 के बाद ये हो गया हमारा 25, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आप देखिए क्या है, a की वैल्यू दे रखी है हमको 5, b की वैल्यू दे रखी है 6 और c की वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहा है, वैल्यू इज प्लस b प्लस c। तो देखो जब आप स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल लेते हो तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्केटिनेट करेगा, तो इसको कैसे लिखेगा, वैल्यू इज, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू कितनी है 7, तो इसको ये एज इट इज ऐसे लिख देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, a प्लस b प्लस c,
तो इस केस में देखो कोई स्ट्रिंग नहीं दे रखी, तो ये तीनों वैल्यूज को क्या कर देगा, सम कर देगा। तो 5 + 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 + 5 = 12, 12 + 6 = 18, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, system.out.println पहले एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और फिर प्लस कॉन्केटिनेट करके, अब ये देखो ये इसको ब्रैकेट में लिख रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो b + c सबसे पहले परफॉर्म करेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 + 6 कितना होता है, 13, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 के बाद आ जाएगा स्ट्रिंग, और यही कंटिन्यूएशन में मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। इसको करके देखते हैं एक बार, हमारा हमने जो इवेल्युएट किया है क्या वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लेते हैं a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। a की वैल्यू 5 है, ठीक है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू है 7, ठीक है। इसके बाद आप करिए system.out.println। सबसे पहले इसने क्या करा है, एक स्ट्रिंग ली है वैल्यू इज करके, ठीक है, और यहाँ पे इसने प्लस किया है किसको, b को और c को। फिर एक इसने वापस लिया है system.out.println और इसमें क्या करा है, इसने a + b + c किया है। फिर इसने वापस system.out.println किया है और यहाँ लिखा है स्ट्रिंग, और इसमें इसने कॉन्केटिनेट किया है विद ब्रैकेट b + c को, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमने जो स्ट्रिंग लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं, ठीक है, सही, ओके। यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे वैल्यू इज 67, 6, 7, 18, स्ट्रिंग 13। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। देखो वैल्यू इज 6, 7, ठीक है, 18, स्ट्रिंग 33, एज इट इज आ रहा है। यानी जब आप स्ट्रिंग के साथ इसको प्लस कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, बस इसकी वैल्यूज को एज इट इज कॉन्केटिनेट कर ले रहा है, वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा है। तो b की वैल्यू 6 ले ली उसने और c की वैल्यू 7 ले ली। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो ये क्या कर दे रहा है, सारी वैल्यूज को सम कर दे रहा है, यानी 5, 6 और 7 को ऐड कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट, ये स्ट्रिंग है ना आपकी। इसी तरीके से जब आप इसके अंदर कर रहे हो तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग ले रहे हो और स्ट्रिंग के साथ ये कॉन्केटिनेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉन्केटिनेशन कैसे हो रहा है, विद ब्रैकेट। तो पहले आपकी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो b + c कैसे ट्रीट होगा, b के अंदर c को ऐड करना है। तो b के अंदर c को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13, और फिर ये 13 जो है स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग 13। यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सारी जगह क्या लिखा है, ln लिखा है, ठीक है। अगर ln नहीं लिखते हम सपोज, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैल्यू इज 6, 7, फिर आ जाएगा आपका 13, नहीं सॉरी 18, फिर आ जाएगा स्ट्रिंग 13। तो ये देखिए एक ही लाइन में आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें भी इन्होंने println दिया है, तो बेसिकली ये जो है नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। तो नेक्स्ट लाइन में इसने कोई दे नहीं रखा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर आपका मैच नहीं हो रहा। क्योंकि जो वैल्यूज हैं, अगर ln लिखा है तो यानी कि हर वैल्यू जो है यहाँ तक की वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 के बाद फिर नेक्स्ट लाइन आएगा और स्ट्रिंग 13 आएगा। तो इस तरीके का आंसर कहीं दे नहीं रखा, ये वैल्यू सारी कंटिन्यूएशन में है, तो इसको आप कंटिन्यूएशन में ही ट्रीट करेंगे। अगर ln नहीं गिवन होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, ऑप्शन ए आ जाता, अगर नेक्स्ट लाइन नहीं गिवन होता तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, आपको दे रखा है पब्लिक क्लास टेस्ट और i की वैल्यू दे रखी है 5। अब i की वैल्यूज इन्होंने मेन फंक्शन के अंदर ऐड किए, तो हम देखते हैं। और देखो यहाँ पे जो i है उसकी वैल्यू क्या है, स्टैटिक है, ठीक है ना। तो इसको करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हट जाएगा पूरा। यहाँ पे आप कीजिए, स्टैटिक में इसने i की एक वैल्यू ली है 5, ठीक है। इसके बाद सॉरी इंट ले लेंगे इसको। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, इसकी कुछ वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे आप कीजिए system.out.println करा इसने, और सबसे पहले इसने प्रिंट करवाई इसकी वैल्यू i++, ठीक है। आई थिंक i++ ही है सबसे पहले, फिर i है, फिर ++ i है, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसकी वैल्यू i प्रिंट करवाई, फिर इसने वैल्यू प्रिंट करवाई ++ i, और फिर इसने क्या प्रिंट करवाया, ++i, ठीक है, ++i, और फिर इसमें अर्थमेटिक एडिशन एंड i++, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ये आंसर कैसे आया है, ठीक है। i की वैल्यू 5 है,
सबसे पहले पोस्ट फिक्स हुआ है तो यहाँ क्या आनी चाहिए, वैल्यू 5 ही आनी चाहिए और फिर 5 में इंक्रीमेंट होके क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो देखो पहले 5 आई, फिर इंक्रीमेंट होके क्या आ गई, वैल्यू 6। इसके बाद ये प्री इंक्रीमेंट था तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 6 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और फिर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 7। 7 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हुआ तो 7 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे ये भी है और एक ये है, ठीक है ना, एक प्री इंक्रीमेंट दे रखा है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट दे रखा है। तो 7 के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 तो एज इट इज असाइन कर दोगे क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्री इंक्रीमेंट से ज्यादा होती है प्रायोरिटी। तो 7 तो यहाँ पे एज इट इज असाइन हो जाएगा और 7 की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 8। वो 8 वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और वो 8 वैल्यू क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो वो पहले इंक्रीमेंट होगी तो कितनी हो जाएगी, 9। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। तो ये आंसर क्या आ गया, 16, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ कैसे आया। आई की वैल्यू क्या थी, 5। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो ये तो 6 प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आई की मेमोरी लोकेशन पे कितना रखा गया है, 6। इसके बाद आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो तो प्री इंक्रीमेंट में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इंक्रीमेंट होगी यानी कि 7 और फिर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये वाला आप देखिए प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हम देखें अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस में अगर हम जाएं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आप देखिए पोस्ट फिक्स जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है आपकी प्रीफिक्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स सॉल्व होगा। तो पोस्ट फिक्स सॉल्व होगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू तो यहाँ पे असाइन हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। देखो आई की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई थी, अब यहाँ से ये 7 तो इसको असाइन हो गई और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर आप सॉल्व करोगे प्री इंक्रीमेंट क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो है प्रायोरिटी कम होती है यूनरी ऑपरेटर से, तो पहले ये सॉल्व होगा, है ना। फिर अब प्लस प्लस आई में क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले 8 की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट दैट इज 9 और फिर ये वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर देंगे, असाइन। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 6, 7 एंड 16। तो 5, 6, 7 एंड 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एलन दे रखा है, नेक्स्ट लाइन आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर इसको हम इग्नोर कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5, 6, 7 एंड 16। और अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते तब इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि हम उस केस में आपका आंसर नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा कंसिडर करके चले तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर सकता है, वैल्यू सेम आ रही है बस उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है अब हमारा। देखो वेरिएबल 1 की वैल्यू कुछ दे रखी है, वेरिएबल 2 की वैल्यू दे रखी है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 3 और उसके अंदर कुछ चीजें इवैल्यूएट की है। इवैल्यूएट क्या किया है ये देखते हैं, प्लस प्लस var2 मल्टीप्लाई बाय var1 डिवाइडेड बाय var2 प्लस var2, यानी यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू दे रखी है 5 एंड 6। तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, var2 के अंदर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू var1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बताइए var2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे var2 की वैल्यू 7 होगी या 6 होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस क्या कर रखा है इसको, इसने 7 और 6 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर आप देखिए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, इंट var1 दे रखा है एक तो, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 5, फिर चलते हैं इंट var2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 6, फिर एक var3 इसने लिया है और इसके अंदर इसने रिजल्ट इवैल्यूएट किया है, var3 इज इक्वल टू कितना आया, प्लस प्लस var2, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, आगे हम एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई किया है इसको var1 से, इसको इसने मल्टीप्लाई किया है var1 से और डिवाइड किया है इसको var2 से, ठीक है। फिर चलते हैं प्लस var2 इसने किया है इसमें प्लस var2, ठीक है, सेमीकोलन और इसको इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट करवा दी है var3 की वैल्यू। एक बार देख लेते हैं var3 की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 7, फिर देखते हैं आगे क्या करा है इसने, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका आंसर 12 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने क्या करा है, जैसे ही var2
सॉल्व हुआ तो वैल्यू की वैल्यू क्या हुई 7। जैसे ही इसकी वैल्यू 7 हुई तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी 7 आएगी और यहाँ पे भी 7 आएगी। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, प्लस 7। अब मल्टीप्लाई, डिवीजन और प्लस ऑपरेटर में ये दोनों जो ऑपरेटर्स इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन सॉल्व कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। तो 7 5 से क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 7 7 5 से 35, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मेन पर्पस मेरा समझाना ये था कि यहाँ पे जैसे वैल्यू की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर और यहाँ पर भी अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी 12, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी 12 आंसर इसका हमारा सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, विथ x इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल लाइन्स ऑफ जावा कोड फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x टू 1। x की मेमोरी में अभी 0 रखा है, इस वैल्यू को मुझे चेंज करके क्या करना है 1। तो ये जो कोड दे रखी है आपको, चार लाइनें दे रखी है, पूछ रहा है कि इन चारों लाइनों में से कौन सी लाइन लीगल है। तो अगर आप देखें x प्लस प्लस, तो ये क्या कर देगा, ये x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1, तो ये लीगल है। दूसरी अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये भी कर देगा क्योंकि ये क्या करेगा 0 प्लस 1 करके इसको 1 कर देगा, तो ये भी लीगल है। x प्लस इक्वल टू 1 क्या होता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है इसी का ही, तो ये तो सेम ही एक्सप्रेशन हो गया x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये भी क्या कर देगा 0 प्लस 1 1 कर देगा। और x इज इक्वल टू प्लस 1, तो मैं आपको बताया था जो प्लस 1 हो गया ये एक तरीके से यूनरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि x की मेमोरी लोकेशन पे क्या असाइन कर दो 1। तो देखो चारों ही जो है चारों ही लीगल लाइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये हमारा 31 और ये हो जाएगा 32, एक बार लिख ही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेंड्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, न्यूमेरिक, बूलियन, कैरेक्टर्स, बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। तो इसका आंसर है न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर, दोनों ही जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के क्या हो सकते हैं, ऑपरेंड्स हो सकते हैं। 32 देखो, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू इन्वर्ट ऑल द डिजिट्स इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो बाइनरी डिजिट्स को इन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, तो कौन सा टिल्डा ऑपरेटर यूज किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये हमारा 33, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर है ये क्वेश्चन नंबर, क्या है ये 33। इसके अंदर आप देखिए क्या करा है इसने, x इज इक्वल टू 64 दे रखा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 64 है बाइट के अंदर। बाइट के अंदर कितनी हो जाती है आपकी 8 बिट्स हो जाती हैं। अगर 64 का मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर 64 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या होगा 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट कितने बिट्स का करना है, 2 बिट्स का। तो देखो इंटीजर i एक दे रखा है, ठीक है, और बाइट दे रखा है y, यानी कि एक तो i के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर करवा रहा है और एक y के अंदर स्टोर कर रहा है। i का जो टाइप है वो है इंटीजर टाइप और y का क्या टाइप है आपका, y का टाइप है आपका बाइट, ठीक है। बाइट के अंदर आपकी एक बिट होती है, सॉरी एक बाइट हो जाएगा तो 8 बिट्स हो जाएंगी, ठीक है, और इंटीजर के अंदर आपके ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो इंटीजर में अगर आपको करवाना है तो हमको क्या कराना है 64 को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है 2 से। तो यहाँ पे तो क्या होगा, सिंपली 64 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पावर 2 से। तो जब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 256। तो इंट आई के केस में तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 256, ठीक है। लेकिन जब आप बाइट में कन्वर्ट कराओगे तो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। तो ये 0 इधर जाएगा, 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 ये 1 इधर जाएगा और ये 0 इधर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक जब 1 बिट शिफ्ट कराया तो क्या आंसर आ गया आपका 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन हमको कितने बिट शिफ्ट कराना है, 2 बिट शिफ्ट कराना है, तो ये वापस से शिफ्ट होगा। तो ये 0 इधर जाएगा, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर,
ये 0 इधर और ये 1 जो है ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बिट जब शिफ्ट कराओगे तो कितना आंसर आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि बाइट के केस में इसका आंसर आएगा 0 और इंटीजर के केस में कितना आंसर आएगा, 256। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आप देखिए आपका जो x था वो बाइट था और इंटीजर i जो था वो इंटीजर था, बट ये देखो एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो गई, जिसको हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। कंपाइलर ने देख लिया कि आप एक छोटी वैल्यू को बड़े कंटेनर में शिफ्ट करवाना चाह रहे हो, तो कंपाइलर उसको खुद से शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट किया है क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा जिसको हमें बाइट के अंदर शिफ्ट करवाना है। तो बाइट के केस में क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे आप देखिए हमने 33 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टोटल। ठीक है, और जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, बहुत सारे केसेस, हमने एक क्वेश्चन को लेके हमने बहुत सारे केसेस भी बनाए, जिससे क्या हुआ कि मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे वहाँ पे और सॉल्व हो पाए। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हमने जो 4 टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे हैं उससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे। थैंक यू।